हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में। जो 7 क्लास के एनसीईआरटी जो बुक चल रहा है वो चैप्टर 4 है और उस चैप्टर का नाम क्या है तो मुगल 16वीं से लेकर के कहाँ तक 17वीं शताब्दी तक। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है तो मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो तो शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। क्या था? कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। क्या क्या? वह कार्य पूरा किया। कौन किया? तो ये मुगलों ने, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जाना पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा के अपने राजा का विस्तार शुरू किया। कहाँ से? तो दिल्ली और आगरा से अपना राजा का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाली शासक अपने को अछूत ना रख सके। क्या ना कर सके? अछूत ना रख सके। और आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। कहाँ से करते हैं? तो लाल किला से करते हैं। जैसे 26 जनवरी ने झंडा फहराते हैं, 15 अगस्त में फहराते हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है चित्र में। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है मुगल कौन थे। मुगल कौन थे? तो मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। कहाँ पर? तो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर वो राज करता था। उत्तराधिकारी थे। क्या थे? उत्तराधिकारी थे। राज करता था ये के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के राज के वंशज थे। कहाँ कहाँ का? तो पिता की ओर से क्या था? तो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर वंश थे। कौन सा वंश थे? तो तैमूर वंश थे। परंतु मुगल अपने को मुगलों या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करता था। क्या करता था? मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करता था। तो ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से बंधित था। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों और उज़्बेकों से भी संबंध थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। क्या करते थे? गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसीलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कब? तो 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। क्या क्या? अपना चित्र बनवाया। मुगल सैनिक अभियान। क्या है ये? मुगल सैनिक अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 तक, जब 1994 में फरगना
राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मुगलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। क्या हुआ? किसका आक्रमण के कारण? तो उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उनको पैतृक गद्दी क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। और वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। कहाँ पर? 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत में हराया। प्रथम जो पानीपत का लड़ाई था उसमें इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। कौन कौन को? तो दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत का पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कब हुआ था गोलाबारी का शुरू? तो ये 16वीं शताब्दी में हुआ था और ये पानीपत की पहली जो लड़ाई हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है ना। तो तोप का इस्तेमाल हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल जेठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। मतलब जेठा का मतलब बड़े बेटा, मतलब बड़े बेटा है ये तो बड़े बेटा ही बनेगा राजा, इसमें ये विश्वास नहीं रखते थे। जिसमें जेठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, उसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहादायत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही है? जेठाधिकारी या शहादाता? मतलब ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों को मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरोध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लगातार क्या क्या अभियान किए? क्यों? तो उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। मतलब जब वो शासक क्या हो गया, मुगल शासक शक्तिशाली हो गया, उसके बाद वो अन्य शासक ने भी स्वीकार कर लिया। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किया। मतलब मुगल घराने में अपनी पुत्रियों को विवाह करके उच्च पद प्राप्त किया, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मतलब इसका विरोध भी किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी और शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्या है? तो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर के रूप में वापस कर दी। मतलब वो जागीर के रूप में अपना वतन वापस कर दे और पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए और संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। मतलब ऐसा बरकरार रखना क्या था? तो कठिन था। मनसबदार और जागीरदार
क्या है, तो मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्ति करना आरंभ किया। मतलब जैसे जैसे क्या हुआ, साम्राज्य में भिन्न भिन्न सम्मिलित होते गया, उसके बाद फिर मुगल तरह तरह की क्या करने लगा, सामाजिक समूहों और सदस्यों का प्रशासन नियुक्ति भी करना आरंभ कर दिया। और शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे। क्या थे? तुर्की। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्हें शासक वर्ग के ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। क्या किया? अन्य समूहों को सम्मिलित किया। ठीक है ना। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मतलब मुगल को जो सेवा करने वाले थे वो नौकरशाह क्या कहलाए? तो मनसबदार कहलाए। किस समय में? तो ये मुगल के समय में। ठीक है ना। उसका बाद फिर है कि मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मतलब किसी की सरकारी पद मिल जाता था या कोई हैसियत मिल जाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो मनसबदार कहा जाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणियाँ व्यवस्था थी जिसके जरिए वन में क्या है? पद है, और दूसरा में वेतन, एवं तीसरा में सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। क्या किए जाते थे? उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। मतलब जात की संख्या पर क्या था दोस्तों? तो निर्भर था। जब जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभी जात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। मतलब जात की संख्या जितनी होती थी उतने ही अभिजात भी बढ़ जाती थी। कहाँ पर? थी? दरबार में जाती थी। और उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। क्या होता था? उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। क्या करना पड़ता था? घुड़सवार रखना पड़ता था। मनसबदार अपने सवारों और निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। क्या करवाते थे? घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों को पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। क्या मिलता था? वेतन देने के लिए तभी धन मिलता था। और मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। क्या करते थे? जिन्हें जागीर कहते थे दोस्तों। उसके बाद फिर है कि और जो तकरीबन इक्ताओं के सामने थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर क्या करते थे? उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। क्या रहते थे? सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। क्या रहे? तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। मतलब स्थिति क्या हो गई? बदल गई। किसकी शासनकाल पहुँचते पहुँचते? तो औरंगजेब के शासनकाल पहुँचते पहुँचते अब प्रांत राजस्व मनसबदार की वेतन से बहुत कम था। मतलब अब प्रांत राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था?
बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। क्या हो गई? जागीरों की संख्या में कमी हो गई और फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। क्या कर सके? जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। क्या क्या? नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। जबत और जमींदार। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? जबत और जमींदार। कैसे? मुगलों के आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण और कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। क्या करते थे? राजस्व देते थे। असामंत मध्यस्थों के लिए चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। क्या करते थे मुगल क्या करते थे? एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राज सौमित्री टोंडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कला विधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। क्या किया? सावधानीपूर्वक को सर्वेक्षण किया। कौन किया? तो ये अकबर के राज सौमंत्री और टोडरमल किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया और प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर अलग सूची बनाई गई। क्या की? राजस्व दर अलग सूची बनाई गई और राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या क्या? जबत कहा जाता था। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कहाँ कहाँ नहीं हो पाया? तो ये गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। और कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। क्या कर सकते थे? तो विद्रोह कर सकते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विरोध कर देते थे। क्या करते थे? मुगल सत्ता के खिलाफ विरोध भी कर देते थे। और 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दी। क्या दी? अस्तित्व को चुनौती दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरा यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। यहाँ पर क्या किया है? भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। एक वन में है कि भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए और एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भ्रष्टाचार रिश्वत ले रहा है ये व्यक्ति। और दूसरा में कह रहा है कि एक अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए, जो कि ये व्यक्ति है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों अकबर नाम और आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने अकबरी, इससे बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। अकबर
ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। क्या लिखे? शासनकाल का इतिहास लिखे। अबू फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों पर लिखे। कितने जिल्दों पर लिखे दोस्तों? तो ये 3 जिल्दों पर लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। अब पहला में क्या है दोस्तों? तो पहला जिल्द क्या है? तो अकबर के पूर्वजों का बयान है। मतलब पहला जिल्द में क्या है? तो अकबरों का पूर्वजों का बयान है। और दूसरा जिल्द में क्या है दोस्तों? तो दूसरा जिल्द में है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। और तीसरा जिल्द में क्या है दोस्तों? तो तीसरा जिल्द में है आईने अकबरी है। क्या है? आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों और फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। ठीक है ना? यहाँ पर क्या है कि अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। क्या है? जहांगीर के दरबार पर नूरजहां की प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। क्या मिला? तो नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। क्या रही? अत्यधिक वफादार रही। उसको समय समय पर सहयोग देती रही। क्या करती रही? समय समय पर वो सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाई और दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। मतलब आदेश का मतलब आदेश और ये फरमान एक ही है, दोनों का माना। चौकोर मोहर बताती है कि उदाती और महान महारानी नूरजहां पदशाह बेगम का आदेश गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्राप्त प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पदशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। क्या करते थे? सर्वोत्तम महिला बने। नूरजहां की फरमान। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है? तो सुलेह कुल। अब ये सुलेह कुल क्या है? अकबर की सुलेह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। किस प्रकार वर्णन किया है? तो चलिए देखते हैं। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों का, सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह। इसीलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी। कहाँ से निर्धारित होती थी? तो समुद्र से ही निर्धारित होती थी। और विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ये मुस्लिम धर्म के लिए बोला जा रहा है। सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। कौन कौन? ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में क्या करते थे दोस्तों? तो प्रार्थना करते थे। और उसने सुसंगत तरीके से
विक शांति सुलय कुल के सिद्धांत का पालन किया। क्या किया? पालन किया दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में और उनके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के सफल स्वरूप आर्थिक और वन्यजीविक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी और शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है। क्या चलता है? हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, जिसको उच्चतम पद प्राप्त था और 8000 में से 445 ही थे। कितना है? 8000 में से 445 ही थे, जो कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61% 5% स्वयं उनके वे अनेक सवारों को वेतन के रूप में दिया जाता था। नेक्स्ट क्या है कि मुगल साम्राज्य और उनके मनसबदार अपने आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। क्या करते थे? वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तु और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों या किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। क्या होता था? निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। मतलब जो बहुत गरीब थे वो क्या करते थे? उसके पेट बहुत मुश्किल से पलते थे। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे अर्थात में ज़्यादा धनी किसान और शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में साम्राज्य की सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। मतलब जैसे जैसे वो शक्तिशाली बढ़ते गए, क्षेत्र बढ़ते गए और उसी में क्या हुआ? शक्तिशाली केंद्र भी बनने लगे। ठीक है ना। फिर है इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल साम्राज्य को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। क्या कर चुके थे? अपना राजनीतिक बना चुके थे। कब? तो 18वीं शताब्दी में। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा